नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का भी जो मैंने एक विषय लेके आया हूँ ना, ये भी मेरा उन्हीं 5 विषय में से एक विषय है। लेकिन आज हम लोग किसी विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। आज जो है ना, आज हमने जो है विषय के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। मतलब मेरे कहने कि मैं आपको लोगों को अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था ना कि हम लोग जो है क्लास 12 की कक्षा 12 की जो है विषयों पे बात करेंगे। तो मैं आज एक कक्षा 12 की एक विषय पर उसके सिलेबस के बारे में बात करने डिस्कस करने आया हूँ। तो आप लोग देखिए, मतलब मेरे सिलेबस जो रहेगा वो इकोनॉमिक का रहेगा। अर्थशास्त्र के सिलेबस पे हम लोग आज बात करेंगे। जी हाँ साथियों, अर्थशास्त्र बहुत एक तरह से देखा जाए आर्थिक व्यवस्था का एक विज्ञान माना जाता है। इसको एडम स्मिथ ने खुद कहा है कि ये जो है धन का विज्ञान है। और सही बात है, अगर इसको हम लोग समझ गए तो समझ लीजिए कि धन के विज्ञान को समझ गए। मतलब आर्थिक स्थिति को मैनेज करना कैसे करना है, क्या चीज़ कैसे होगा, इस तरह से होगा, मतलब पूरी चीज़ हम लोगों को पता चल जाएगी। तो साथियों देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दें कि हम लोग कक्षा 12 के अर्थशास्त्र की बात करेंगे, क्लास 12 की अर्थशास्त्र रहेगी। तो इसमें भी देखिए 2 पॉइंट है। हमारा जो क्लास 12 का अर्थशास्त्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। मतलब उसमें 2 किताबें आती है। पहली वाली किताबें की बात करें हम तो पहला एक किताब है व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि। अब आप कह रहे हैं कि अब भाई अब ये क्लास 12 में कहाँ से 2 किताबें आ गई, क्या 2 भाग। तो साथियों देखिए, ऐसे हम लोग इंग्लिश की बात किए थे ना, तो इंग्लिश में भी जो है 12th में इंग्लिश जो है उसे 2 पार्ट में बांटा गया है। जिस तरह से अपने घर में क्या होता है कि कुछ चीजें बांट दी जाती है। अगर आपका एक भाई है छोटा और बड़ा, तो उसको भाई ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, तू ये काम करेगा तो मैं ये काम करूंगा, इस तरह से बोला जाता है ना साथियों। तो इसी तरह से हम लोग सब्जेक्ट में भी समझ लीजिए कि बांटा गया है। यदि हम आपको एक शुद्ध मतलब कि अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें तो आपको बता दें, व्यष्टि और समष्टि में आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये जो है ना, ये कविताएं लिखा करते हैं। जी हाँ, इनकी एक कविता मैंने पढ़ी थी, बहुत बेहतरीन कविता है वो। उस कविता में उन्होंने बताया था, मतलब उस कविता में एक पंक्ति आती है, आप हम उस पंक्ति की बात करें तो उस पंक्ति में है, मतलब कि पंक्ति जो कहता है कि मैं तो कर सकता हूं समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान अब है। मतलब मैं कर सकता हूं समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान अब है। हालांकि यार कॉमन सी बात है भाई कि अगर समष्टि कोई बड़ी चीज है जिसके लिए हमको व्यष्टि का बलिदान करना है, क्यों हम लोग क्या करते हैं? अगर ऐसे देखे तो हम लोग घर में हम लोग के साथ होता है ना कि भाई तुम ये काम करो तो मैं तुमको ये दूंगा। हम आपको अपने घर के बचपन की कहानी बताते हैं। हम लोग क्या कहते थे, जब हम लोग गाँव में रहते थे तो वहाँ पर हम लोगों से कहा जाता था कि हम लोग के वो जो हैंडपम्प रहता था, हैंडपम्प पानी निकालने वाला, वो क्या रहता था कि हम लोग के गांव में मतलब 10-15 गांव घर का एक हैंडपम्प हुआ करता था। तो ये हो कि जाओ तुम मेरे घर के लिए 5 बाल्टी पानी भर दो तो मैं तुमको 2 रुपए दूंगा। यहाँ जो 5 बाल्टी है वो समझ लीजिए कि व्यष्टि है, और जो 2 रुपए है वो समष्टि है। मैं व्यष्टि समष्टि के लिए मतलब 2 रुपए के लिए तो मैं 5 बाल्टी पानी भरूंगा ना। तो कॉमन सी बात है कि समष्टि व्यष्टि अगर आपको इस तरह से भी समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं और आपको एक उदाहरण देता हूं। सपोज करिए कि देखिए समष्टि क्या है ना कि एक बाजार है। बाजार का मतलब कि मान लीजिए कि एक बाजार है, बाजार में हम इसको मान लेते सब्जी मंडी है। ठीक साथियों बहुत ध्यान से देखो, मजा आने वाला है क्योंकि ये अर्थशास्त्र है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आज आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप कॉपी में लिखो क्या है, आज आप खाली समझ लो भाई, समझ लो, बाकी तो आगे हम लोग देखेंगे ही ना क्या पढ़ना कैसे होगा।
तो देखिए ये एक बाजार है, बाजार भी किस चीज के, ये एक सब्जी मंडी है। ठीक, यहाँ पे सब्जियां बहुत सारी मिलती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है आलू बिक रही है, यहाँ पे प्याज है, यहाँ पे टमाटर है, लहसुन है, मिर्चा है, धनिया है। सपोज करिए मतलब इस तरह से अलग अलग जो विक्रेता है वो कुछ सब बेच रहे हैं। तो अब मतलब कि अब इस तरह से बिक रहा है। अब आलू का लीजिए, अभी सुबह का समय है, बाजार जो सब्जी मंडी सुबह में लगती है। तो ये बाजार मतलब निर्धारित होने से पहले की हम स्थिति बता रहे हैं आपको। मेरे कहने का मतलब है कि आप ये अब आलू जो लेकर आया है वो सोचे ना कि आज मैं आलू का कितने रुपए किलो। उसने कहा कि भाई मैं आलू 12 रुपए में बेचूंगा। ठीक, तो टमाटर वाले ने कहा कि भाई मेरा टमाटर जो 8 रुपए का रहेगा। इसने कहा कि भाई मेरा जो रहेगा वो 12 रुपए का रहेगा। मतलब जिसकी जैसी रेट है, जैसी स्थिति है, वो उस तरह से अपना सामान बेच रहा है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दें कि ये जो इन लोगों ने अपना दाम तय किया है, ये बाजार निर्धारण से पूर्व का दाम है। अब इसे जब दाम तय कर लिए, ये बाजार अब निर्धारित हो गया। अब बाजार चल रहा है, मतलब मार्केट चल रही है, मार्केट में सब बिक रहा है। तो इसे जो निर्धारण करना, बाजार व्यवस्थित करना एवं निर्धारित करना ही हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और समष्टि इसका एकदम अपोजिट है। अपोजिट कैसे करने का मतलब कि अब 12 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए जो सारे सब्जियों का रेट लगा ना, तो इसे जो है अब ये सारी सब्जियां लग गई भाई। अब ये सब बिक चुका है, समझ लीजिए बाजार पूरी खाली हो गई। तो जब बाजार में सारी सब्जियां बिकी तो जो धनराशि हमको प्राप्त हुई उसे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के हिसाब से पढ़ेंगे कि कैसे प्राप्त हुआ, क्या हुआ। हमें यही सब पढ़ना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, माइंड ज्यादा मत ना ले। तो अब हम लोग बात कर ले सिलेबस की। तो आइए सिलेबस में देखते हैं कि हमें अर्थशास्त्र के सिलेबस में क्या कैसे पढ़ना रहेगा। साथियों अच्छा एक बात बताइए आप लोग पहले हमको कि मैंने देखा था कि एक बच्चे ने कमेंट किया था मेरी पहली वीडियो पर, मतलब कि हाँ जो मैंने इंग्लिश वाली वीडियो डाली थी उसमें उसने कमेंट किया था कि आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे धीरे पढ़ाने का मतलब ये रहता है ना कि आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। हमें कोई वंदे भारत ट्रेन नहीं चलानी है कि भाई आपको बनारस से दिल्ली जो है फट से पहुंचना है 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में ना। हमें जो है पढ़ाने का मेरा मतलब है छोटी ज्ञान बड़ी जानकारी, ज्ञान छोटी रहे जानकारी बड़ी रहे। आइए साथियों हम अपने टॉपिक पे बात कर ले। तो हम लोग ने बोला कि अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, अर्थशास्त्र का 12th की। इसे हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं पहली किताब की, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। पहली हमारी जो किताब है उसके बारे में बात करते हैं, क्या पढ़ना है हमें, कैसे पढ़ना है। आप ध्यान दीजिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैं ज्यादा लंबा नहीं लिख रहा हूं, मैं छोटा छोटा लिख दूंगा, बोलूंगा, आप समझ जाइएगा साथियों। देखिए साथियों, इसमें जो है ना पहला अध्याय आता है हम लोग का। इसमें पहले अध्याय पढ़ना परिचय, परिचय पढ़ना है। अब परिचय में भी हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए परिचय में बता दें तो आपको परिचय में सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाई जाएगी। सामान्य अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे है। और दूसरी चीज देखिए इसमें इसी में बताया जाएगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। केंद्रीय समस्याएं कहने का मतलब मेरा ये है कि अर्थव्यवस्था की जो अब हम लोग बाजार मैनेज करेंगे तो उसमें कुछ चीजें क्या है कि लोगों का डिमांड क्या रहता है, हाँ उसे भी देखा जाएगा, समझा जाएगा। और साथ दूसरी चीज हम एक चीज और आपको बता दें कि इसी में जो है हम पढ़ेंगे व्यष्टि इसके बारे में, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। क्या कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या, इसका क्या लोचा है अपने अर्थशास्त्र के साथ, आखिर इसने ऐसा क्या किया कि जो अर्थशास्त्र में घुस चला आया। ये सब हम इसी परिचय में पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, तह तक घुस के, एक भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। और इसी अर्थशास्त्र में हम पुस्तक की योजना पढ़ेंगे। आप पुस्तक की योजना का मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि एडम स्मिथ ने 4 पुस्तक की योजनाएं निकाली थी सरकार द्वारा, किसी पुस्तक की योजना, कुछ नहीं। पुस्तक की योजना का मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का
इस किताब मतलब कि अर्थशास्त्र इस इकोनॉमिक क्लास 12 के साथ क्या संबंध है, क्या क्या चीजें दर्शाई गई है। हम लोग हर चीज के विषय, हर टॉपिक के बात करेंगे, हर लेसन के टॉपिक पर बात करेंगे, खोल कर बात करेंगे, आपको सब चीज समझ में आएगा, चिंता ना करिएगा। आपकी चिंता है, हमारा हेडेक है, मेरा हेडेक खत्म तो आपकी चिंता खत्म। अरे साथियों, अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक दब कर दीजिएगा। और दूसरे वाले के एहसास की बात करें तो दूसरा है इसमें उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। साथियों एक चीज बता दें आपको, ये वाला जो लेसन है परिचय से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि अगर आप इसको जान गए तो आप जो है, अगर सपोज करिए कि आगे की सिविल सर्विस एग्जाम्स वगैरह कंपटीशन लेवल के एग्जाम में ये अगर आप इकोनॉमिक को ऑप्शनल के रूप में लेते हैं, तब समझ लीजिए कि इन्हीं सारे जितने भी 12th के लेसन्स हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसे समझ लीजिए तो समझ लीजिए कि आगे आपको 60% पढ़ाई आपकी पूरी हो गई। तो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपयोगिता पढ़ेंगे। कई कई किताबों में उपयोगिता को तुष्टिकरण के नाम से भी वो किया गया, तुष्टि गुण के नाम से भी दर्शाया गया है। तो जहां पे तुष्टि गुण है, तुष्टि गुण ही उपयोगिता है, उपयोगिता ही तुष्टि गुण है। शब्द मतलब कि शब्द अलग है, मतलब दोनों का एक ही है। तो देखिए उसमें हम लोग उपयोगिता को भी दो भागों में बांटा गया है। आपको मैं बता दूं, मैं उपयोगिता को पहले में बांटने की मतलब ये है कि वो है क्रमवाचक और गणनावाचक। क्रमवाचक उपयोगिता पढ़ेंगे, गणनावाचक उपयोगिता पढ़ेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम खुल कर बताएंगे। किसी चीज में आपको कहीं और से कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स भी इस जो लेसन मैं पढ़ा लूंगा उसके अंतिम में हम लोग उसके जो है क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। 10 से 15 मिनट में जो है पूरे क्वेश्चन आंसर को देखने की कोशिश की जाएगी सारी। साथ ही आपको एक और चीज बता दें, इसी के अंदर जो हम लोग बजट भी पढ़ेंगे, उपभोक्ता का बजट, मतलब हमारा बजट क्या है, हम क्या ले सकते क्या नहीं ले सकते। आपको एक चीज मैं बता दूं, दुनिया में कितना भी अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो, वो भी पूरी सामान नहीं ले सकता। मतलब वो भी अपने सारी इच्छाओं को नहीं पूरा कर सकता। सारी इच्छाओं को कुछ कभी नहीं पूरा करेगा, वो भी कुछ ना कुछ करके ही मतलब कि अपने तरह से पूरा करेगा हर चीज को। और इसी अध्याय में हमको मांग के बारे में पढ़ा। भी मैंने डिमांड का नाम लिया था स्टार्टिंग में, मतलब वीडियो स्टार्ट किया था, तो वो जो डिमांड क्या है, मांग हमको कैसे पढ़ना है, मांग को भी हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। और इसी अध्याय में मांग का लोचा क्या है, मांग का लोचा क्या है, इसे भी हम इसी में देखेंगे। खुल के बताया जाएगा आपको हर चीज। अगला अध्याय है हमारा इसका उत्पादन तथा लागत। उत्पादन तथा लागत। देखिए साथियों, ये उत्पादन तथा लागत का मतलब प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। समझ लीजिए कि इस उत्पादन मतलब हम लोग ये हमने एक सामान है ये, और इसमें क्या लागत मतलब हमारा लगा क्या है, मेहनत कितना लगा है, श्रम कितना लगा है, हमारी आय मतलब हमारा धन कितना लगा है, क्या क्या करने पर हमको कितना लागत मिला है, हम लोगों को पूरा कर पा रहे हैं, लोगों की इच्छाएं पूरी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, हम इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे इस अध्याय में। साथियों आपको एक और चीज बता दें, इसी में हम पढ़ेंगे फलन के बारे में भी। क्या है फलन, ये हम लोग फलन के टॉपिक पर डिस्कस करा जाएगा। और देखिए साथियों, इसमें उत्पादन का है मेन जो आता है, ये तो है ही, इसके साथ साथ हमको लागत भी पढ़ना है। लागत क्या है, कैसे, ये सब लागत वाले में हम लोग पढ़ा है। लागत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अगला अध्याय की बात करें तो अगला अध्याय हमारा है साथियों, लाइक करिए, नीचे है, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो कमेंट करिए। वो
प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ज्यादा नहीं पढ़ना है, हाँ लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर इकोनॉमिक में 80 नंबर से अधिक लाना है, 80 प्लस लाना है, तो आपको भाई देखिए सारे लेसन पढ़ने हैं। और रही बात हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म के सिद्धांत की बात करें तो देखिए इसमें आपको परिभाषा पढ़नी है। क्या परिभाषा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की, परिभाषा क्या है, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ दूसरी चीज ये है ना कि कई लोग कहते हैं भाई हमको फर्म का मतलब नहीं समझ में आता है, तो हम आपको बता दें जो फर्म है ना, यहाँ पे इस फर्म का जो कहने का मतलब है कि कंपनी, फर्म का मतलब होता है कंपनी, उद्योग। हाँ जी, फर्म का मतलब है कंपनी और उद्योग से इस तरह से कारोबार भी हो सकता है। तो हमें यही पढ़ना है कि मतलब कि हमारे इकोनॉमिक में कंपनीज का क्या महत्व है, उसका क्या है, आर्थिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए फर्म का क्या सिद्धांत है, फर्म का क्या सिद्धांत है, इसे नोट करिएगा सर। तो साथियों हम आशा कर रहे हैं कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि हम थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा ध्यान, मतलब वो ना हो कि हमें नहीं दिख रहा, ये नहीं हो रहा है। और साथियों एक चीज़ और बता दें कि अगला हम अध्याय बात करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर आपको इसे लिखना है तो आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। बस मैं जो जो चीज़ें समझा रहा हूँ उन चीज़ों को आप बस समझते रहिए कि आखिर हमको किस लेसन में क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैं आपको पढ़ा दूँगा। इतनी तो जिम्मेदारी भाई मेरी बनती है कि मैं आपको कुछ छोड़ू ना, सब पढ़ा के एकदम वो कर दूँ। साथियों और एक चीज बता दें कि इस हर मतलब कि हमारा जो समष्टि और व्यष्टि दो है ना, हमें दो किताबें पढ़नी है, तो आपको बता दें समष्टि में भी 6 अध्याय है और व्यष्टि में भी 6 अध्याय है। मतलब कि टोटल मिलाकर हमको क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से 12 अध्याय पढ़ने हैं। और इन 12 अध्याय में साथियों एक चीज आपको हम और बता दें कि इन 12 अध्याय में क्या सारे अध्याय बराबर नहीं, कोई अध्याय बहुत छोटा है तो कोई अध्याय बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए आपको ज्यादा मतलब कि कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम आपको सारे अध्याय को एक्सप्लेन करके खुद से बताएंगे, कहीं आपको कुछ और नहीं देखना पड़ेगा। साथियों आपको एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न हमारे बनते हैं। जी हाँ साथियों, अब अगले अध्याय की बात करें, इसमें तो हम लोग बताते ना कि 6 अध्याय में हमने 4 अध्याय के बारे में देखा। हमारा 5वां जो अध्याय है ना साथियों, 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे बाजार संतुलन। बाजार संतुलन। साथियों एक चीज हम आपको बता दें कि बाजार संतुलन में आपको समझ रहे होंगे, इसमें हम सब बाजार के बारे में बात करेंगे। बाजार संतुलन में हम बाजार के बारे में बात करेंगे, तो मतलब कि बाजार संतुलन का कहने का मतलब है ना कि ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो प्राइवेट बाजार से होते हैं, जो कोई दुकान लगा दिए ये दुकान, वही सब नहीं, इसमें गवर्नमेंट के भी मार्केट आते हैं। क्या आते हैं, ये कैसे होगा, हम इसमें आपको पढ़ेंगे। इसमें एकाधिकार के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, एकाधिकार सीमांत का क्या योग है ये भी बताया जाएगा, औसत कैसे होगा वो भी बताया जाएगा। हर टॉपिक को खुल के एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अगला अध्याय, ये अंतिम अध्याय है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तो इसमें जो है अगला और अंतिम पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार कहें या हम इसको कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा रहित भी कहते हैं। वैसे इसमें बुक्स में तो लिखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, बट हम इसको जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या रहेगा, जब हम इस अध्याय की बात करेंगे तो आपको खुल के पूरी चीज बताई जाएगी। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। साथियों इसमें जो है आपको कोई वो नहीं है, हर चीज का आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।
और आपको एक चीज इसमें हम और बता दें, अब अगर हम बात कर लेते हैं अपने अगले बुक की, मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र की, तो देखिए आपको एक चीज बता दें, सिविल सर्विस में ज्यादातर मतलब कि कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम है उसमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। व्यष्टि को हम लोग माइक्रो कहते हैं और समष्टि को मैक्रो कहते हैं। माइक्रो में मैंने अंतर बताया था ना कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस कविता की पंक्ति की कि मैं कर सकता हूँ समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान है। तो ज़्यादा उसको माइंड पे ना ले, खाली मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। उनके उस कविता का इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि मतलब कि उन्होंने बता दिया, उन्होंने बोल दिया तो अर्थशास्त्र को देख के बोला होगा, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। अगर हम अब दूसरे किताब की बात करें तो अगला किताब हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए साथियों, आपको एक चीज बता दूं मैं, इस अर्थशास्त्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम से भी। हालांकि दृष्टि भी जरूरत है, दृष्टि हमको पूरा एक तरह से देखे तो पूरा स्थिति बताता है कि हमको कोई भी काम कैसे करना है और उसमें क्या लागत लगी, कैसे लगी, ये सब हम इसमें जाएंगे। आइए देखते हैं। हम इसमें देखिए आपको हम सब सारे अध्याय के बारे में बताएंगे। पहले हम 5 अध्याय के लिख लेते हैं। हमारा पहला अध्याय इसमें भी परिचय है। पहला अध्याय परिचय है। इसमें परिचय में क्या है ना कि आपको बहुत लंबा नहीं, खाली 2 टॉपिक है। वो क्या टॉपिक है हम लोग इस वाले अध्याय में आके खुल के बात करेंगे। हम आपको पूरे आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। अगला अध्याय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहने का मतलब ये है कि नेशनल इनकम का जो लेखा जोखा होता है ना, राष्ट्रीय आय का मतलब एक हमारा भारत का उदाहरण लेके बताया। जैसे हमारा भारत जो है, इस भारत के लिए मतलब कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वित्त मंत्री आप जानते होंगे निर्मला सीतारमण, वो जो है इसका निर्धारण करती है। हालांकि और भी मंत्री मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, हमारी कितनी सर्विसेज आती है। IRS एक सर्विस है यूपीएससी का, इंडियन रेवेन्यू आयकर विभाग का, ये भी मतलब इसी के उसमें से कैसे क्या आता है हम इस वाले अध्याय में खुल के चर्चा करेंगे। आपको अधिक कुछ नहीं करना है। अगला अध्याय की अगर हम बात करें तो अगला अध्याय हमारा मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि खाली अपने देश की मुद्रा देखी जाए, रुपया। इसमें हम लोग और भी देश के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि कई देशों में अलग अलग चीजें चलती है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक। इस तरह से हम लोग बैंकिंग के माध्यम में देखेंगे RBI का क्या कार्य है इंडिया में, अपने देश की मतलब कि वही है ना RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग को जो है ये सब देखना करना रहेगा। अगला अध्याय जो हम लोग देखेंगे, इसमें अगला अध्याय हमारा है आय और रोजगार। पहले अगर हम इन तीनों अध्याय की बात कर लें, अगर हम इन तीनों अध्याय की बात कर ले साथियों, तो देखिए इन तीनों अध्याय में क्या है ना कि हम अंदर घुस के भी बताएं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है इसलिए हम नहीं बताते हुए आपको। लेकिन इस सब लेसन के जब बात करेंगे तो पढ़ाने से पहले हम निर्धारित कर देंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस लेसन में। यहाँ अगला बात करें तो हमारा अगला है आय एवं या और एक ही मतलब है एवं और रोजगार।
आय एवं रोजगार के निर्धारण। आय और रोजगार का मतलब है कि इनकम क्या रहनी चाहिए, कितनी हमें रोज। आपने देखा होगा रोजगार का मतलब अपने देश की बात करें तो देश में अपने जो रोजगार वगैरह है, मतलब कि जो लोग आज क्या है कि हमारे देश में रोजगार की कमी है। कैसे कमी है, लोग कहते हैं, अभी हाल ही में मैंने सुना था एक लोगों का एक नारा था, मोदी रोजगार दो, इस तरह से। मतलब कि जो हमारे सर्विसेज निकलती है, वैकेंसीज वगैरह निकलती है, क्या है कैसे है, वो सब हम लोग इसी अध्याय में पढ़ेंगे। और इसी अध्याय में हम लोग ये भी जानेंगे, एक अगला अध्याय हमारा है खुली अर्थव्यवस्था। सॉरी, खुली अर्थव्यवस्था की लास्ट वाला है हमारा 6वां अध्याय। अगला है हमारा सरकारी बजट। सरकारी बजट। सर देखिए साथियों, आय और रोजगार, आय एवं रोजगार के बारे में पढ़ेंगे हम। सरकारी बजट के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे गवर्नमेंट की क्या बजट है। बजट में देखिए कि क्या होता है कि आपने कई योजनाएं देख होंगी कि सरकार हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लोगों की कौशल देख के देता है ना। तो ये सब जो योजनाएं हैं ये बजट में तो आती है ना। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर जो आवास मिल रहा है कई लोगों को, उसके मतलब कि उसको बनाने के लिए पैसा मिलता है, तो जो पैसा है वो बजट रहेगा तभी तो देगा ना। अगर सरकार के पास बजट नहीं रहेगा तो सरकार कैसे देगा, है? यही चीज हम इस वाले अध्याय में देखेंगे। और अंतिम अध्याय की अगर हम बात करें, इसमें हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं खुली अर्थव्यवस्था। साथियों, आपने एक चीज नोट किया कि उसमें जो मैंने मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो मैंने हर चीजें लिखी थी उसमें हर जगह अर्थशास्त्र लिखा था, लेकिन इसमें क्या है खुली अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट की जो है ये भी जो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र भी आगे है। मतलब सरकारी बजट एवं व्यवस्था अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। और साथियों इसमें जो है खुली अर्थव्यवस्था ऐसे जो कर दिया जाए तो समष्टि अर्थव्यवस्था में लिखा जाता है। ये पूरा नहीं लिखे हम यहाँ पे, ऐसे गोल लगा दे रहे हैं। ये समझ लीजिए सरकार समष्टि अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था। ये अगर आपको सारे बुक्स में तो ऐसे नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम बुक की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। मैं आपको अपनी तरह से पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप एक तरह से, ये जरूरी नहीं कि हमें वो चीज़ समझ में आए जो किताब में लिखा है। जरूरी ये है कि हमें समझ में हर चीज़ आनी चाहिए जो किताब में लिखी है वो भी, और उससे बढ़कर अलग से भी कुछ हमको कई जानकारियाँ मिलनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि हमने आज सिलेबस पे हम लोग बात कर ली है, विषय सूची क्या रहेगी हमारी। आपको दूसरी चीज बात कर ले तो जो मैंने, अगर आपने नोट किया है समष्टि अर्थशास्त्र के पक्ष की, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं समझने के लिए। अगर आप नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए, नहीं तो मैं आपको जो है नंबर्स पे बात कर लेता हूँ कि कौन से अध्याय के कितने नंबर्स आते हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम देखें बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में, हम सीबीएसई बोर्ड्स की भी बात कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड्स की भी बात कर रहे हैं, और खासकर यूपी बोर्ड, अपने यूपी बोर्ड की बात कर रहे थे। तो आपको बता दें कि दोनों किताबों से 50-50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 50-50 नंबर के क्वेश्चंस आने का ही मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि लेसन 1 से जो 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट में जो है मतलब हमारे समान है, तो हर सब्जेक्ट से मतलब कि नंबर समान आएंगे। अगर हम बात करें पहले व्यष्टि की, तो अध्याय 1 से जो है 4 नंबर के प्रश्न लगभग बनते हैं। हम ये व्यष्टि की बात कर रहे साथियों, समष्टि की नहीं है ये, व्यष्टि। अध्याय 2 से लगभग जो है अध्याय 2 और 3 यूनिट के हिसाब से बनता है। हम यूनिट के बारे में आपसे
यूनिट में जो की चर्चा जो है जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। तो अध्याय 2 में जो है हमारा इससे 18 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अध्याय 2 में 18 नंबर के प्रश्न बनते हैं। 3 और 4 को मिला के, अध्याय 3 और 4 को मिला के 18 नंबर के प्रश्न बनते हैं साथियों। और 5 और 6 को मिला के 10 नंबर के लगभग प्रश्न बनते हैं। मतलब 18 18 दूनी 36, 36 4 40, 40 10 50 हो गया है ना। मेरे ये कहने का मतलब नहीं कि अब ये सब इसी नंबर से इतने बन जाएगा। हो सकता है कि इसमें 18 नंबर बने तो इसमें हमारा 15 नंबर का ही बन जाए, 3 नंबर आगे पीछे बढ़ जाए। हो सकता है कई कई एग्जाम में तो जो है 2 नंबर 4 नंबर राइटिंग पर भी दिया जाता है। हम लोग राइटिंग की चर्चा भी करेंगे आगे चल के। तो ये हमने समष्टि की बात की। अगर हम ऐसे व्यष्टि की बात करें तो सॉरी व्यष्टि की ये बात की, समष्टि की अगर हम बात करें तो देखिए साथियों, समष्टि में जब मैंने कई साल के किताब की बात देखी, किताब को मतलब किताबों को खोला और पेपर्स को जब मैं पढ़ा, मतलब कि 2017 का पेपर देखे तो उसमें हमको बड़ा अजीबोगरीब घटना दिखी। 18 का पेपर देखा उसमें भी अलग दिखा। जब हम पेपर की चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन किस लेसन का है, किस अध्याय का, ये सब हम लोग पेपर वाले में डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज देखिए, आपको एक चीज और बता दें कि समष्टि में क्या है कि पहले अध्याय से भी जो है 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है। मैं 4 ही नंबर को जोड़ता हूँ। मतलब कि इसमें पूछ लेगा कि आपसे हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का क्या योगदान है, समष्टि अर्थशास्त्र को मैनेज करने के, ये सबसे हम लोग बात करेंगे इस पे। अध्याय 2 और 3 से लगभग मिला के हमारा 14 नंबर का प्रश्न बनता है। और अध्याय 4 से, अध्याय 4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी लगभग 14 नंबर के ही प्रश्न बनते हैं। अध्याय 5 को अगर देखें तो हमारा 8 नंबर का प्रश्न अध्याय 5 से बनता है। और अध्याय 6 को अगर हम देखें, दिख रहा है ना साथियों, अध्याय 6 को अगर हम देखें तो इससे जो है हमारा लगभग 10 नंबर का ही प्रश्न बनता है। आइए चलिए थोड़ा जोड़ते हैं, अधिक तो नहीं हो गया। 14 के 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, 32 8 40 50। अरे ये तो एकदम सही आया। मतलब मेरा ये, अब ये आप मत सोच रहे कि मैंने इतना लिखवा दिया तो इतने बनेंगे प्रश्न। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, हम इसके अध्याय में हम डिस्कस करेंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, आपको हर चीज खुल के बताई जाएगी। अरे भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो डालना। तो मेरा ये क्लास आज का सिलेबस मैं आशा करता हूँ कि पूरा कर दे। अगर कोई भी चीज़ें छूटी है तो आप कमेंट में बताइएगा। हम लोग अपने अध्याय में जो है उस पर चर्चा करेंगे। और साथियों, मैं पढ़ा तो धीरे रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं तो बहुत तेज। ये हम 21-22 की तैयारी करा रहे हैं। 22 में जो एग्ज़ाम्स होंगे, हालांकि अभी कोविड चल रहा है, बोर्ड्स एग्ज़ाम कितने कैंसिल हो चुके हैं और कितने भी आगे पोस्टपोन हुए हैं, तो आगे होगा। तो अगर उन लोगों को भी कुछ बेसिक फ़ायदा प्रॉफिट है तो वो सब भी हमारे वीडियोस देखें। आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे लाइक करें, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। तो इस तरह से जो है आज हमने सब चर्चा कर ली क्लास 12 की। हालांकि अब अगली चर्चा जो हम लोग अगले क्लास में जो है अध्याय, पहले हम लोग एक बच्चे ने कमेंट किया था मेरे इंट्रोडक्शन वाले उसमें कि आप इकोनॉमिक का पहला सिलेबस पहला सेक्शन पढ़ाएंगे कि सेक्शन बी पढ़ाएंगे, मतलब पहली किताब पढ़ाएंगे दूसरी किताब। तो मैं आपको बता दूं, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों एक साथ पढ़ाएं, एक एक लेसन आपके दोनों का डालें, लेकिन मैं अधिकतर कोशिश करूंगा कि पहले हमारा समष्टि हो जाए, उसके बाद हम लोग समष्टि पढ़ेंगे। क्योंकि एक बुक फाइनल होने के बाद दूसरे बुक पे चलेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों एक साथ चलेंगे तो हम लोग को थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि ये लोग तुम लोग कहोगे भाई कि अरे दोनों चलते तो साथ रहता अच्छा रहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट में लंबे बहुत है। 18 नंबर के क्वेश्चंस अगर इसमें आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 नंबर के इसमें आएंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग आगे सब पढ़ते रहेंगे। तो जैसा कि साथियों क्लास हो गया आज का, हम लोग अगले वीडियो में जो है
पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में लेसन 1 की चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन आपका कोई भी चीज़ छूटे ना। जय हिंद, जय भारत।